हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की और हमारा इसका टॉपिक है इकोनॉमिक्स और हमारा वर्कशीट नंबर है 56। बेटा इसके अंदर हमारा इको का 3rd चैप्टर है जिसका नाम है मुद्रा एवं साख। मुद्रा मीन्स जो हमारी करेंसी है और साख मीन्स होता है ऋण, जो हम किसी से उधार लेते हैं। उस जो हमने जो चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिन क्वेश्चन आंसर को आज हम करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों की व्याख्या कीजिए। बेटा पहला हमारा देखिए आंसर ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करता है, सबसे पहला काम। क्योंकि हमारे जितने भी बैंक्स हैं उन सब बैंक्स के जो भी कंट्रोल है वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करता है, प्लस यह सभी बैंकों के कार्यों की निगरानी करता है। पॉइंट 3, भारत की मौद्रिक नीति के संदर्भ में रिजर्व बैंक भारत सरकार को अपनी राय प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 2, अनौपचारिक क्षेत्र को ऋण गतिविधियों को कम किए जाने की आवश्यकता है। उचित तर्कों से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बेटा अनौपचारिक मीन्स जो हम किसी भी पर्सनली किसी बंदे से लोन ले लेते हैं, और औपचारिक वो होता है जो फॉर्मल मीन्स जो हम किसी बैंक से लेते हैं, उसके बदले में हम डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं या अपनी कोई चीज़ कई बार गिरवी भी रखनी पड़ती है, तब हमें जाके लोन मिलता है। लेकिन ये अनौपचारिक की बात की गई है, जो हम किसी अपने फ्रेंड से भी ले सकते हैं, किसी रिश्तेदार से भी ले सकते हैं, और उसके लिए मतलब कोई ज़्यादा प्रूफ्स की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बताया गया है कि इसको कम क्यों किया जाना चाहिए। इसको कम इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि बेटा इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए आंसर में, अनौपचारिक क्षेत्र में ब्याज दर अधिक होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जिससे हम ऋण लेने वाले हैं या ऋण लेते हैं वो हमारी मतलब जो उस टाइम प्रॉब्लम होती है उसका फ़ायदा उठाता है। वो देखता है कि इसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको ज़्यादा ब्याज लगाया जाए इसको, मतलब उसकी इसमें ब्याज देने की कोई लिमिट नहीं रहती, देने वाला अपनी मन मर्जी से ब्याज लगाता है। दूसरा, अनौपचारिक क्षेत्र में नियम निश्चित नहीं होते और शोषण अधिक होता है, मतलब वो कुछ भी नियम अपनी तरफ से बना देता है कि मुझे 6 महीने के अंदर इतना मोटा ब्याज चाहिए, ज़्यादा ब्याज मांगता है वो, और उसका कोई फिक्स कोई कहीं कुछ रिटर्न में भी नहीं होता। तो इसलिए वो ज़्यादा बंदा जिसने ऋण लिया होता है वो ज़्यादा फंस जाता है। पॉइंट 3, अनौपचारिक क्षेत्र की ऋण गतिविधियां पारदर्शी मीन्स स्पष्ट नहीं होती, मतलब कहीं पर कोई इसका प्रूफ नहीं होता कि हमने क्या एग्रीमेंट करके पैसे लेन देन किया। वो ऋण देने वाला वो अपना मन बदल सकता है या मीन्स वो धोखेबाजी भी कर सकता है। इसीलिए ये अनौपचारिक जो हैं गतिविधियाँ, ऋण गतिविधियाँ, ये सेफ नहीं रहती। क्वेश्चन नंबर 3, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह मीन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप संगठन महत्वपूर्ण क्यों है। इसको इंग्लिश में सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं और इसकी शॉर्ट फॉर्म SHG। अगर आपको लिखा कहीं आ जाए SHG तो आपको पता चल जाएगा कि स्वयं सहायता समूह मीन्स जो हमारी सरकार की जो सहायता प्राप्त है, ये जो है गरीबों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पहला, स्वयं सहायता समूह से नियमित आय तथा बचत होती है। इससे मतलब जो है गरीब किसान मिलकर अपनी जो है कंटिन्यूटी में मतलब पैसे जमा करवा सकती है और अपने विकास के लिए टाइम टू टाइम उसमें पैसे निकाल भी सकती है। दूसरा, नवाचार एवं रचनात्मक उद्योगों क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन, मतलब अगर कोई गरीब व्यक्ति कोई अपना नया आइडिया लेके कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहता है तो उसको प्रोत्साहन मिलता है इस संगठन से। तीसरा, गरीब लोगों के बीच नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, मीन्स वो भी अपने आप को आगे बढ़कर मतलब लीडर बनकर कुछ काम नया कर सकते हैं। चौथा, शोषण से बचाना इस संगठन का महत्वपूर्ण कार्य है और ये संगठन क्या चाहता है कि गरीबों का शोषण ना किया जाए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर ही क्यों निर्भर है। इसके 4 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट, बैंकिंग सुविधाओं का हर जगह उपलब्ध ना हो पाना। बेटे कई किसी जगह पर अभी भी बैंक की जो है ब्रांचेस नहीं पहुंच पाई हैं, तो उस जगह पर लोग मजबूर हैं कि किसी से भी अनौपचारिक रूप से ऋण ले लिया जाए। दूसरा, औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेने में अधिक समय लगता है। हाँ जी, ये बात है, अगर हम औपचारिक फॉर्मल काम करते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता है, टाइम टेकिंग होता है। पॉइंट 3, गरीबों के पास जो है ऋणाधार समर्थक मीन्स जैसे अगर हम किसी बैंक से ऋण लेते हैं तो वो एक गारंटर मांगते हैं, मीन्स कि आप ऋण चुका दोगे, इसकी गारंटी कौन लेता है। तो वो उनके पास गारंटर नहीं हो पाता कई बार उपलब्ध, कोई ऐसे उसकी जिम्मेवारी नहीं ले पाता, तो भी वो फॉर्मल लोन नहीं ले पाते। 4th पॉइंट, अनौपचारिक क्षेत्र से पहला ऋण चुकाए बिना दूसरा ऋण ले सकते हैं परंतु औपचारिक क्षेत्र से नहीं। हाँ जी,
जैसे आपने अगर बैंक से कोई लोन लिया है, जब तक आप उसको चुका नहीं देते आप उनसे सेकंड लोन नहीं ले सकते। परंतु अनौपचारिक क्षेत्र से मीन्स अगर आप पर्सनल लोन लेते हो ऐसे किसी से, किसी अपने रिश्तेदार से या पड़ोसी से, तो आपने उससे पहला लोन लिया है, लेकिन अब आपको एक लोन और चाहिए, मतलब आपको ज़्यादा दिक्कत है, तो आपको वो दूसरा लोन दे सकता है, बशर्ते वो ब्याज कितना भी अपनी मन मर्जी से वसूले आपसे। क्वेश्चन नंबर 5, साख की शर्तों से आप क्या समझते हैं? यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए किस प्रकार भिन्न हो सकती है? साख बेटा मैंने बताया, साख का मतलब है ऋण। ऋण लेते समय कई बातें ध्यान में रखी जाती हैं, जैसे ब्याज की दर, मतलब कितने इंटरेस्ट पे आप ऋण लेते हैं, और आपने लौटाने का टाइम क्या फिक्स किया है, आप 6 मंथ्स बोल रहे हैं, 6 ईयर्स बोल रहे हैं, कितना फिक्स किया। तीसरा, समर्थन ऋणाधार तथा अन्य दस्तावेज, इसे साख की शर्तें कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का समर्थन ऋणाधार अलग अलग होता है, इसलिए ऋण की शर्तें भी भिन्न भिन्न होती हैं। तो इसीलिए बेटा जो हमारे ऋण लेने की शर्तें हैं वो भी टाइमली और अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रा के आधुनिक प्रकारों ने हमारे जीवन को किस प्रकार सरल किया है, व्याख्या कीजिए। अब बेटा मुद्रा जो हमारी करेंसी आने से क्या हो गया, लेन देन आसान हो गया। वरना जब पहले मुद्रा का चलन नहीं था तो एक्सचेंज सिस्टम होता था, मतलब हम उसके एक दूसरे के बदले में, जैसे हमारे पास कुछ सामान है, गेहूँ, हम उसको देके उसके बदले में कपड़ा लेते थे, तो वो बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन अब क्या हो गया, बहुत आसान हो गया है और सुरक्षित हो गया है, और इससे समय की भी बचत होती है। तीसरा पॉइंट, मुद्रा के आधुनिक प्रकारों के कारण लेन देन करना आसान हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, सलीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमिका निभाई, इस प्रकार अपने आसपास संबंधियों के जीवन में साख की सकारात्मक भूमिका के कोई 2 उदाहरण दीजिए। बेटा एक चैप्टर में जैसे सलीम के बारे में बताया गया था कि उसकी लाइफ में साख ने उसकी जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाई, तो आप इसमें कोई भी अपने मन से भी लिख सकते हैं, वरना जो मैंने लिखे हैं वो भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे अपने कोई रिश्तेदार का अगर आपने देखा हो, तो जैसे मैंने लिखा है कि मेरे चाचा जी ने ऋण लेकर नया व्यापार शुरू किया और व्यापार बढ़ने पर ऋण भी लौटा दिया, तो ये उनके लिए सकारात्मक भूमिका रही। दूसरा, मेरी कोई फ्रेंड ने भी एक पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करने के लिए ऋण लिया और अच्छी नौकरी प्राप्त की, और नौकरी प्राप्त करके वो लोन भी चुका दिया। तो इस तरह से काफ़ी केसेस में मतलब जो है हम बैंक से या कहीं से लोन लेते हैं तो वो हमारे लिए सकारात्मक भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 8, साख से आप क्या समझते हैं? साख किस प्रकार संपत्ति एवं ऋण जाल दोनों की भूमिका निभा सकती है? साख का अर्थ है एक प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऋणदाता जो होता है, ऋण देने वाला, कर्जदार को पैसा, माल अथवा सेवाएं भविष्य में वायदे के अनुसार वापस लौटाने के लिए देता है। मतलब साख का अर्थ, ऋण का मतलब ये है कि हम किसी को ऋण देते हैं, लेकिन उस पर कुछ कंडीशंस लगा के देते हैं कि भैया इतनी लिमिट में, इतने समय में और इतने ब्याज पर आपको ये ऋण हमें वापस करना है। अब पूछा बेटा कि साख किस प्रकार संपत्ति और ऋण जाल दोनों की भूमिका निभा सकता है। देखिए, जैसे अगर आप साख किसी अच्छे टाइम पर लेते हैं, मतलब ऋण किसी अच्छे टाइम पर लेते हैं, और आपने कोई व्यापार शुरू किया और उस व्यापार में आपकी बढ़ोतरी हुई और आपने उससे अपना कुछ सामान भी खरीद लिया, कुछ और चीज़ें भी बना ली, तो वो आपके लिए संपत्ति का कार्य किया ऋण ने। लेकिन अगर आपने किसी प्रॉब्लम के टाइम पर लिया, अगर मान लो बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं आप बहुत ज़्यादा फंस गए या कोई प्रॉब्लम आ गई जिससे आप वो ऋण नहीं चुका पाए, तो वो एक तरह से जाल बन गया, क्योंकि आप उस ऋण को नहीं चुका पाए और आपको और ऋण लेना पड़ा। इसीलिए ऋण जो है, साख जो है, वो संपत्ति और जाल दोनों का ही काम करता है। जैसे साख अगर सोच समझ कर लिया जाता है तो उसका उपयोग या निवेश कम जोखिम वाले कार्यों में किया जाता है, तो संपत्ति की भूमिका निभा सकता है। उसी प्रकार जैसे हम पाठ में हमने पढ़ाई है, सलीम और सपना का उदाहरण ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेघा के आवास ऋण के निम्नलिखित विवरणों की पूर्ति कीजिए। इसके लिए बेटा हमें वर्कशीट पे जाना पड़ेगा। वर्कशीट पे पहले हमने एक पैराग्राफ दिया, उसको पढ़ेंगे। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर थी 12% और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना था। 5 लाख का कर्ज लिया गया और 12% पर लिया गया और 10 साल में लौटाना था। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़े, उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़े। बैंक नए घर के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रख लेता। अब बैंक जो बोलता है कि भैया तुम गारंटर, मतलब कुछ अपनी गारंटी के लिए मेरे पास रखो, तो वो क्या करती है, अपने नए मकान के जो कागज होते हैं वो उसके पास रख देती है, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा गया है ऋण राशि रुपयों में। चलिए अब उन्हें जो आंसर्स लिखे हैं वहां पर देखते हैं क्या आंसर्स लिखे हैं। ऋण राशि थी 5 लाख रुपए और समर्थक ऋणाधारक ने क्या रखा था, नौकरी तथा वेतन संबंधी डॉक्यूमेंट्स रखे थे।
तीसरा, अदायगी का स्वरूप, 10 वर्षों में उसने प्रॉमिस किया था लौटाने के लिए, और आवश्यक कागजात क्या रखा उसने, आधार कार्ड, फोटो, बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड और सैलरी स्लिप। इस तरह से बेटा आज की वर्कशीट हो गई है और उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी कॉपीज में कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।